अलैक्म दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है बेसिकली यूरोप। इसमें हम जो है वो यूरोप की जो है कंट्रीज डिस्कस करेंगे, उसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उसके मेन रिवर्स, माउंटेन्स, डैम्स, स्ट्रेट्स और जो भी फेमस उनकी यूरोप के रिलेटेड है स्टैट्स, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है यूरोप के कंट्री वाइज हम इसकी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे। और इस तरीके से जो है वो हम यूरोप के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूरोप के थोड़ा सा मैप को देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो जैसा आप मैप देखते हैं हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है और इस साइड पे वेस्ट होता है। तो इसी तरह हम जो है यूरोप को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और जो हमारे जो ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज बनते हैं उनके अंदर जो मेन कंट्रीज आते हैं वो आते हैं बेलारूस। ठीक है। इसके अलावा बल्गारिया और देन आते हैं इसके अंदर चेक रिपब्लिक, हंगरी, मालदोवा, पोलैंड एंड रोमानिया, रशिया और यूक्रेन। तो दोस्तों इस हवाले से परेशान नहीं होना कि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। इंशाल्लाह एक एक कंट्री को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसकी नॉर्थन साइड पर जाएं यानी कि इस एरिया को देखें, तो इस एरिया में जो कंट्रीज आती हैं उनमें बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, लाइक डेनमार्क है और उसमें जो है स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है। इसके अलावा एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया। ठीक है। ये कंट्रीज आते हैं और यूके आता है इसमें और स्वीडन आता, वेल्स आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके थोड़े से साउथ वाली साइड पे देखें, ये डाउन वाली साइड, तो इधर जो कंट्रीज आते हैं उनके अंदर जो है वो जो है वो ग्रीस शामिल है। इसके अलावा साइप्रस है, क्रोशिया है, एंडोरा है, इटली है, मैसिडोनिया है, पुर्तगाल है, स्पेन है। तो ये इस साइड में कंट्रीज आते हैं और जो वेस्ट में कंट्रीज इसके आते हैं उनमें जो है वो ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के कंट्रीज शामिल हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम यूरोप के मतलब स्टार्ट से शुरू करते हैं कि जैसे एक बच्चा जो नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो यूरोप आपको पता है कि जैसे हमारे वर्ल्ड के जो है अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो जिसमें सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया के बाद जो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। उसके बाद जो तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। ये साइज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है साउथ अमेरिका आ जाता है। उसके बाद जो है वो एंटार्क्टिका आ जाता है। देन यूरोप आता है और फिर लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम जो है वो साइज के हिसाब से देखें तो ये 6 नंबर पर यूरोप बनता है। ठीक है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो है आता है एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप। ठीक है। तो अभी हमने साइज के हिसाब से पॉपुलेशन के हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन देख ली है कि किस उस पे लाई करता है। इसके कंट्रीज की तादाद आपको डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट मिलेगी। कई जगहों पर आपको 44 मिलेगी, कई जगहों पर आपको 47 मिलेगी, कई जगहों पर आपको 48 और कई जगहों पर 50 मिलेगी। लेकिन जो 47 कंट्रीज हैं वही अथेंटिकेट फिगर है, क्योंकि इसमें जो है ना अगर हम बहुत सारी टेरिटरीज और आइसलैंड को मिला लेंगे तो फिर वो 50 तक चले जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसके बारे में मजीद देखते हैं कि ये लैंड का कितना, अर्थ का जो सरफेस है उसका 2% जो है वो ऑक्यूपाई करता है। और अगर जो इसका लैंड का अगर यानी कि हम जो ज़मीन पे 30% लैंड है उसको देखा जाए तो ये 6.8% जो है वो
लेता है। यानी कि ये लैंड के हवाले से बहुत कम है, लेकिन पॉपुलस बहुत ज़्यादा है, गुंजान आबाद है। अच्छा, यूरोप को जो है वो बेसिकली अगर हम उसको देखें तो उसको जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वही प्लेट लगती है जो एशिया को लगती है। इस प्लेट को मिलाकर हम कहते हैं यूरेशिया। तो यानी कि जो यूरोप के कॉन्टिनेंट के नीचे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एशिया के अंदर के साथ है, वो बेसिकली सेम है। तो यूरोप जो है वो जिन जिन जगहों से जो है वो एशिया और दूसरे कॉन्टिनेंट से मिलता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ये दो कॉन्टिनेंट से टच करता है। एक तो है इस साइड पर एशिया, और इस साइड पर जो है वो अफ्रीका है। जो एशिया से ये बनता मिलता है, वो बेसिकली यहाँ पर रशिया और यूरोप के दरमियान में जो है ना, वो माउंटेन रेंज है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। तो यहाँ से बेसिकली ये मिलता है, और इनके दरमियान में जो सी है वो बास्फोरस सी, और सॉरी ब्लैक सी और मरमरा सी। ये बेसिकली जो सीज हैं जो यूरोप और एशिया के दरमियान में मौजूद है। इधर से अगर हम देखें जो अफ्रीका को, अफ्रीका के साथ यूरोप कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों स्पेन एक कंट्री है, इसके वेस्टर्न साइड, साउथ साइड पर। और यहाँ पर जो है वो मोरक्को कंट्री है, जिसे हम मराकश भी कहते हैं। तो इनके दरमियान में जो है वो एक सी आता है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के जरिए ये यूरोप और अफ्रीका मिलते हैं। आगे चलते हैं जी। अब ये देखते हैं कि जी इसका जो नाम था यूरोप को कैसे पड़ा, उसके बारे में दो मिथ्स हैं। एक कहा जाता है कि ये एक जो है वो ग्रीक प्रिंसेस थी जिसका नाम जो था वो अ, यूरोपा था। और उसको जो है वो उसकी फेस, क्योंकि उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, वाइड था, तो यूरो कहते हैं वाइड को, और ओपस कहते हैं फेस को। तो यानी कि वाइड फेस वाला। ये मे भी हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से ये नाम पड़ा। दूसरी एक और मिथ कहा जाता है कि सुमेरियन एक गुजरी है। तो ये जो है ना, सुमेरियन टर्म्स के अंदर ना जो बोला जाता है कि सिविलाइजेशन की एक टर्म है जिसका नाम है EREBU, इरूब। इसका मतलब है डार्कनेस। क्योंकि यूरोप एक बड़े अरसे तक जो है वो डार्कनेस में रहा है, और इल्मी एतबार से, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एतबार से, तो मे भी जो है वो इस हवाले से इसका नाम ये दिया गया हो। ठीक है। तो जो आगे चलते हैं जी, इसके जो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम रशिया को जो है वो इंक्लूड करते हैं यूरोप के अंदर, तो इसका जो है वो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एल्ब्रस बनता है। ठीक है, जो रशिया में मौजूद है। और अगर हम रशिया को यूरोप से निकाल दें, तो जो है वो फिर इसका जो लार्ज हाईएस्ट पॉइंट बनता है वो बनता है माउंट ब्लैंक, जो बेसिकली किस रेंज में मौजूद है, एल्प्स में। ये रेंजेस जो है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा इसके इसके बारे में। अच्छा, ये तो हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो बेसिकली यूरोप और एशिया के दरमियान में मौजूद है। वन साइड से इसका जो बॉर्डर है वो ईरान को भी लगता है, और एक साइड से जो है इसका बॉर्डर तुर्की को टच करता है, तो जिसकी वजह से जो है हम इसे कैस्पियन सी के अंदर, जो ये है जो इसका लोएस्ट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि साल्ट वाटर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो कैस्पियन सी है। और अगर फ्रेश वाटर के हिसाब से पूछे तो वो फिर लेक सुपीरियर लेक है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो अगर हम लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें, यानी ऐसा कंट्री जिसको किसी भी साइड से सी नहीं लगता, तो इसके जो कंट्रीज हैं, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, वो तकरीबन है 15 कंट्रीज। दोस्तों, आप उनको उनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको उसका नंबर याद रखिए कि 15 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको जो है वो
मतलब जो समंदर नहीं लगता। अच्छा, इसके अंदर एक और ऐसा ऐसा कंट्री है जो डबल लैंड लॉक्ड है। ठीक है, डबल लैंड लॉक्ड क्या होता है? यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं आसपास, ठीक है, उनके दरमियान में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ऐसा, यानी कि उसको साइडों से लैंड लॉक्ड कंट्री ने सराउंड किया हुआ है। उसका नाम है लिechtenstein। तो ये एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे चलते हैं कि जो है इधर के जो फेमस माउंटेन्स हैं उनकी बात करें तो सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है इनकी, वो है एल्प्स माउंटेन रेंज, जो इसकी जो है साउथ वाली साइड पर मौजूद है। और ये जो स्टार्ट होती है, ये बेसिकली स्टार्ट होती है फ्रांस से। फ्रांस से स्टार्ट होकर फिर ये जो है स्विट्जरलैंड जाती है, देन इटली जाती है, फिर ऑस्ट्रिया जाती है, और क्रोशिया, बोस्निया। उसके बाद जो एंड होती है ये होती है अल्बानिया में, जो ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है। और इस जो है रेंज में से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो रिवर हैं वो निकलते हैं। लाइक रिवर राइन है वो इसमें से निकलता है, डेन्यूब रिवर है वो निकलता है। और अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है माउंट ब्लैंक, जो मैं दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि अगर हम रशिया को पार्ट कंसीडर नहीं करते यूरोप का, तो फिर माउंट ब्लैंक ही जो है वो हाईएस्ट पीक होगी। अदरवाइज ये सेकंड हाईएस्ट पीक है और एल्प्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बाल्कान माउंटेन्स। बाल्कान कंट्रीज जो मौजूद हैं बाल्कान सी के राउंड अबाउट, तो उनके जो ये लगती है मतलब माउंटेन्स मौजूद हैं उनको अंदर जो है वो ये रेंज मौजूद है। और इसकी जो फेमस एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ओलंपस, जो बेसिकली ग्रीस के अंदर मौजूद है, ग्रीस की हाईएस्ट पीक है। इसी के नाम पर जो है 776 में जो है वो ओलंपिक के जो है वो स्पोर्ट्स का स्टार्ट किए गए थे। अच्छा, आगे देखते हैं जी। एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है काकस माउंटेन रेंज, काकस रेंज। ये बेसिकली काकस रेंज जो है ये रशिया के अंदर आती है। और ये वही रेंज है जिसको कुकाक का पहाड़ भी कहा जाता था। और ये जो है ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक जो है वो फैली हुई है। और इसी के अंदर जो है वो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक आता है जिसे वो कहते हैं माउंट एल्ब्रस। ठीक है। और इसकी हाइट मैं आपको बता देता हूँ, 5642 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों आगे एक और माउंटेन रेंज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पायरेनीज माउंटेन। पायरेनीज माउंटेन जो है वो बेसिकली एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है फ्रांस और स्पेन के दरमियान। दोनों ही वेस्ट यूरोप के जो है वो मेन कंट्रीज हैं, और इनके दरमियान में जो है वो एक रेंज बनाती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। फिर यूराल माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप के दरमियान में एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसके जो यूरोप के जो मेन मेन रिवर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो रिवर है, जो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है, वो है वोल्गा रिवर, जो विल्दाई माउंटेन से निकलता है। और ये बेसिकली रशिया के अंदर जो है वो मौजूद है। और ये जो है वो नेशनल रिवर भी है इसका, रशिया का। अच्छा, दूसरे अगर लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए तो डेन्यूब रिवर एक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और ये किन माउंटेन से निकलता है? एक माउंटेन एक रेंज है यहाँ पर जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों नाम से धोखा ना खाइएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से कोई फॉरेस्ट होगा, नहीं, ये एक माउंटेन्स है जहाँ से जो है रिवर डेन्यूब निकलता है। और रिवर डेन्यूब इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर चार कैपिटल आते हैं। नंबर वन तो इसके ऊपर जो कैपिटल आता है वो ऑस्ट्रिया का सिटी है वियना।
ठीक है। और दूसरा जो इसके ऊपर कैपिटल आता है वो हंगरी का सिटी है, बुदापेस्ट। और दोस्तों, इसके ऊपर जो कैपिटल आते हैं उनमें जो है वो स्लोवाकिया का कैपिटल ब्रेटिस्लावा, ये कैपिटल जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। इसके अलावा बेलग्रेड जो है वो कैपिटल जो है वो इसके ऊपर आता है, बेलग्रेड। बेलग्रेड किसका कैपिटल है? ये बेसिकली सर्बिया का कैपिटल है। तो दोस्तों ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। आगे देखते हैं कि रिवर राइन है। ये बेसिकली फ्रांस और जर्मनी के हवाले से जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रिवर है। जब हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो तब उसमें जो है इसका किरदार देखेंगे। उसके अलावा जो है वो डॉन रिवर है। डॉन रिवर के हवाले से मुझे एक नावल याद आ जाता है, जिसका नाम है क्वाइट फ्लोज डॉन। क्वाइट फ्लोज डॉन। ये बेसिकली जो है वो मिकाइल सॉल्व का जो है वो नावल है। और इसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है, जिसका नाम है ओ डॉन बहता रहा। अच्छा, एक और रिवर है जो इटली का जो लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका नाम है रिवर पो, PO। ठीक है। और दोस्तों रिवर तो बहुत सारे हैं, और एक और रिवर का जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम है रिवर टैगस, टैगस रिवर। ये बेसिकली स्पेन के अंदर मौजूद है रिवर। और एक लास्ट रिवर का जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम है थेम्स। ये इस हवाले से मशहूर है कि इसके ऊपर लंदन जो है वो सिटी से गुजरता है। ये तो कोई आपसे पूछ सकता है कि सर इसमें कैपिटल जो है लंदन, वो किस रिवर पे मौजूद है, तो वो इसके बैंक के ऊपर मौजूद है। आगे चलते हैं जी। यहाँ के डैम्स, बेशुमार डैम्स, क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा, उन पर डैम्स भी बहुत ज़्यादा बिल्ड बिल्ड किए गए हैं। तो लेकिन जो है ना, एक इनका डैम जिसका मैं जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ, इंगोरी डैम है। इंगोरी डैम बेसिकली जॉर्जिया में है। और ये जो है वो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है, जो जॉर्जिया में है, और सेकंड हाईएस्ट डैम। दोस्तों, शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन हमने सिर्फ वही चीज़ें शेयर करनी है जो आपके जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं जी। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स देख लेते हैं। पोर्ट्स जो हैं वो यूरोप की जो मेन सी पोर्ट्स हैं, जो ज़्यादा फेमस हैं, जो ज़्यादा बिजी हैं। तो एक जो वो पोर्ट है इनकी, बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट है, जिसका नाम है रोटरडैम। और ये बेसिकली मौजूद है नीदरलैंड के अंदर। और एक और जो है पोर्ट, वो स्पेन की पोर्ट है, जिसका नाम है वेलेंशिया। और ये अंदर मौजूद है स्पेन के अंदर। ठीक है। एक हैम्बर्ग भी है, हैम्बर्ग सी पोर्ट, जो बेसिकली मौजूद है जर्मनी के अंदर। इसके अलावा बेशुमार पोर्ट्स हैं। तो आगे चलते चलते उसका फिर जिक्र आता रहेगा। एक बल्कि रशिया की एक और पोर्ट है जिसका नाम है पीटरबर्ग। पीटरबर्ग, एंड पीटरबर्ग बेसिकली इनका पहले कैपिटल भी था। और आजकल जो है वो मॉस्को है। बहरहाल ये पीटरबर्ग जो है वो है इनकी पोर्ट है रशिया की। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि कुछ अहम स्टेट्स। स्टेट्स आपको पता है कि पानी का एक नैरो पैसेज जो जो दो लैंड मासेस के दरमियान में होता है, और नैरो पैसेज होता है। वहाँ पर जो है वो जो समंदर की चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। तो या उसको उर्दू में आबनाए भी कहते हैं। ठीक है। तो पहली जो हम स्टेट डिस्कस करने लगे हैं वो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस बेसिकली जो है वो टर्की में मौजूद है। ये मौजूद है टर्की के अंदर।
और ये कौन से दो समंदरों को दरमियान में मिलाती है? ये बेसिकली मिलाती है ब्लैक सी को मरमरा सी से। ठीक है। अच्छा, अगली स्टेट देखते हैं जी। स्टेट डॉवर स्टेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, डॉवर स्टेट। और ये बेसिकली मिलाती है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में मौजूद है। और ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से मिलाती है। इंग्लिश चैनल को मिलाती है नॉर्थ सी से। ठीक है। इससे आगे एक और स्टेट देख लेते हैं जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस साइड पे जो है वो स्पेन है, और इस साइड पे जो है वो मोरक्को है या मराकिश है। तो इनके दरमियान में जो है जो स्टेट है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है। और एक और स्टेट देखते हैं जी। यहाँ पर इटली का जो इटली है उसका एक जजीरा है जिसका नाम है सिसिली। आपने सिसिलियन माफिया का नाम सुना होगा। तो अगर आपने मारियो पोलो का जो वो है द गॉड फादर, वो अगर आपने पढ़ा हो तो इसके दरमियान में जो एक स्टेट मौजूद है उसका नाम है मेसीना स्टेट। यानी इटली और सिसिली के दरमियान में जो स्टेट मौजूद है, जो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही मौजूद है, उसका नाम है मेसीना स्टेट। दोस्तों फिर बाकी स्टेट्स जो हैं वो हम जैसे जैसे कंट्रीज पढ़ते जाएंगे उनके साथ जो जो स्टेट्स लगती हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब एक शॉर्ट सी हिस्ट्री हम रिव्यू ले लेते हैं यूरोप का, कि यूरोप जो है वो उसकी एक एंशियंट हिस्ट्री क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। तो उसके हवाले से मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है 776 के अंदर BC के अंदर जो फेमस इवेंट जो है वो यूरोप में शुरू हुआ था, वो बेसिकली ओलंपिक गेम्स थी। जो माउंट ओलंपस के नाम पर जो है वो शुरू की गई थी, और डेल्फी सिटी है उनका, उसमें जो है वो ये शुरू की गई थी। ये ग्रीस की बात कर रहा हूँ, यूनान की। अच्छा, उसके बाद जो फेमस इवेंट है वो 753 BC में एक शख्स होता है रोमुलस, उसने जो है वो रोम की बुनियाद रखी। ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तो 356 में यहाँ पर एक शख्स पैदा होता है मैसिडोनिया या मकदूनिया जिसे कहते हैं, उसके अंदर, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में डिटेल में हम ग्रीस को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये फिर जो जो है आई थिंक 323 में जो है फिर इसकी डेथ हो जाती है। अच्छा जी, और देखते हैं कि यहाँ के जो फेमस इवेंट्स हैं वो ये हैं कि फिर आपको पता है कि मुसलमानों में से 711 में वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर जो है वो तारिक बिन ज़ियाद, जो बेसिकली बर्बर कबीले से ताल्लुक था इनका, और इनके जो थे सिपह सलार थे जिनका नाम मूसा बिन नसीर था, उनकी क़ियादत में इन्होंने जो स्पेन पे स्पेन को कॉन्कर किया था, फतह किया था। दोस्तों क्रूसेड्स की एक अलग से हिस्ट्री है, वो हम जो है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो 1215 के अंदर जो है हम देखते हैं फिर यहाँ पर जो है वो अ, एक साइन किया गया है, सॉरी आई थिंक। तो 1215 में जो है वो फिर मैग्ना कार्टा साइन किया गया था, जिसके बाद कहते हैं कि जी यूरोप की जो है वो तरक्की स्टार्ट हुई थी। और ऑफिशियली जो है 1350 से जो 500 1500 का दौर है, इसको जो है गिना जाता है कि ये बेसिकली रेनेसेंस का दौर था। रेनेसेंस यानी कि रीबर्थ का दौर था यूरोप के अंदर। 1492 में यहाँ का एक इटली का एक शख्स होता है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस होता है। वो वहाँ स्पेन की मलका के कहने पर जो है वो इंडिया ढूंढने निकलता है, लेकिन पहुंच जाता है वो अमेरिका में। और इस तरीके से अमेरिका जो है वो डिस्कवर हो जाता है।
ठीक है, आगे हम देखते हैं जी 1498 के अंदर, 1492 में ही जो है एक शख्स है जिसका नाम है जे गुडनबर्ग। इस शख्स ने क्या इजाद किया था? इस शख्स ने प्रेस इजाद कर दी थी, और बाइबल को जो है वो प्रिंट किया गया था प्रेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि जी 1503 में फेमस पेंटिंग मोनालिसा जो थी वो बनाई गई थी, और इसका जो खालिक था उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची, और ये था इटली का रहने वाला। ठीक है, उसके बाद 1750 से लेके 1850 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है। और आपको पता है कि फिर जो है वो स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था। और जो अगर आपसे एमसीक्यूज में से पूछे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज कहाँ से हुआ था, तो वो जो है वो यूके से आगाज हुआ था उसका। ठीक है जी, उसके बाद जो 1804 में फ्रांस का जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो वहाँ का बादशाह बनता है। और फिर 1820 में जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो वहाँ का बादशाह बनता है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर क्विट करेंगे, और उसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसके अंदर मजीद जो हमारी हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो यहाँ से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो है ना इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।